हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से पर्सन ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंफर्म कर देते हैं, किस तरह से वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। देखो, कंप्लायंस और ओबीडियंस, इन दोनों के मीनिंग को, इनके कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कंप्लायंस क्या होता है और ओबीडियंस क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लायंस की टेक्निक बताऊंगी और ओबीडियंस के रीजन बताऊंगी। तो मीनिंग और कंसेप्ट आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि जब आप वो लेक्चर देख लेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे कि कंप्लायंस क्या होता है और ओबीडियंस क्या होता है। तो देखो, इन शॉर्ट मैं आपको कंप्लायंस बता रही हूँ कि जब हम किसी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हम किसी की रिक्वेस्ट मान जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंप्लायंस। तो सिंपल लैंग्वेज में कंप्लायंस का मीनिंग होता है अवर रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। जब कोई पर्सन हमसे रिक्वेस्ट करता है, वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है। जब हम उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं, यानी उसकी बात हम मान जाते हैं, तो वो होता है कंप्लायंस। अब देखो, कंप्लायंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जब सेल्समैन आपके डोर पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप बिल्कुल भी विलिंग नहीं होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करें सेल्समैन से, लेकिन वो आपके साथ पोलाइटली कन्वर्स करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और फाइनली वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्समैन ने क्या किया है, उसने टेक्निक अप्लाई की है आपको कन्विंस करने के लिए, आपको परसुएट करने के लिए, ताकि आप उसके प्रोडक्ट को विलिंगली परचेज कर लें। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लायंस की 3 टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से हम पर्सन की रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई कर देते हैं, यानी जो पर्सन चाहता है वो हम उसकी बात मान जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो देखो, कंप्लायंस में 3 टेक्निक है। तीनों टेक्निक मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर देखना, ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो देखो, सबसे पहली टेक्निक है द फुट इन द डोर टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है, सबसे पहले वो एक हार्मलेस स्मॉल रिक्वेस्ट आपके सामने करता है। आप उस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बड़ा ही ऑड फील होता है, बहुत इनकन्वीनियंट फील होता है अगर उसकी रिक्वेस्ट को मना करते हैं। तो जब आप छोटे रिक्वेस्ट के लिए कंप्लाई कर देते हैं, तो बाद में वो क्या करता है कि आपके सामने एक बड़ी रिक्वेस्ट रखता है और आपको वो कन्विंस कर लेता है अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो देखो, इसमें आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, पर्सन बिगिंस विद अ स्मॉल हार्मलेस रिक्वेस्ट that other person is not likely to refuse and then moves to the bigger one। देखो, ये कंप्लायंस की एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन सबसे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करता है। जब आप उसकी स्मॉल रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं, आप उसकी बात मान जाते हैं, तो वो बिगर रिक्वेस्ट आपके सामने रखता है और उसके लिए वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, आपको वो परसुएट करता है। जैसे सपोज एक सेल्समैन आता है आपके डोर पर और आपको एक फ्री गिफ्ट देता है। आपको कहता है कि हमारी कंपनी ने प्रमोशन के लिए ये नया प्रोडक्ट निकाला है, आप इसे यूज करके बताओ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो देखो, जब वो चीज आपको फ्री दे रहा है, तो आप इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी आप उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर तक वो आपसे पोलाइटली कन्वर्सेशन करता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है और फाइनली वो आपको परसुएट कर लेता है अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो इस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले पर्सन एक छोटे रिक्वेस्ट करता है और जब सामने वाला उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं कर पाता, तो उसके सामने वो एक बड़ी रिक्वेस्ट रखता है और अपने एम में वो फ्रूटफुल हो जाता है, यानी जिस पर्पस के लिए वो आया है उस पर्पस को वो अचीव कर लेता है। तो ये होता है
टेक्निक में द फुट इन द डोर टेक्निक। समझ आई? तो देखो इसमें एक एग्जांपल दे देना, सेल्समैन बिगिंस विद अ फ्री गिफ्ट एंड देन परसुएड्स टू बाय समथिंग। देखो जब सेल्समैन आता है तो सबसे पहले वो आपको फ्री गिफ्ट ऑफर करता है कि हमारी कंपनी ने प्रमोशन के लिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इसके बाद वो आपको परसुएट करता है, आपको कन्विंस करता है टू बाय समथिंग, यानी उसका जो पर्पस था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अब अपने पर्पस को वो अचीव कर लेता है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करके वो चला जाता है। तो ये है फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक है द डोर इन द फेस टेक्निक। देखो ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल फर्स्ट टेक्निक की अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि पर्सन सबसे पहले आपको एक बड़ी रिक्वेस्ट ऑफर करता है, जब आप उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देते हैं तो बाद में वो स्मॉल रिक्वेस्ट रखता है जिसे आप रिफ्यूज करने में बड़ा ही ऑड फील करते हैं, यानी आप उसकी छोटी रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं, स्मॉल रिक्वेस्ट को आप मान जाते हैं। और उसका पर्पस क्या था, वो छोटी रिक्वेस्ट को ही फ्रूटफुली अचीव करना चाहता था, वो उसने अपना पर्पस सक्सेसफुली अचीव कर लिया। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पर्सन बिगिंस विद अ लार्ज रिक्वेस्ट विच वी मोस्टली रिफ्यूज, देन आस्क फॉर स्मॉलर वन विच वी फील ऑट टू रिफ्यूज। देखो सपोज आप साड़ी लेने जाते हैं तो जो सेल्समैन है, जो शॉपकीपर है, वो आपको 5,000 की साड़ी दिखाता है तो आप क्या कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत महंगी है, मेरे बजट से बाहर है। तो वो क्या करता है, आपको 1,000 की साड़ी दिखाता है, कहता है कि देखो ये साड़ी बहुत अच्छी है, आपके बजट के अंदर भी है और आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो आपको परसुएट करता है क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था, वो 1,000 की साड़ी को ही सेल करना चाह रहा था। उसे पता था कि आप 5,000 की साड़ी नहीं खरीदेंगे, लेकिन सबसे पहले उसने आपको 5,000 की साड़ी दिखाई क्योंकि उसको पता था कि आप इसे रिफ्यूज करेंगे। लेकिन सेकंड ऑफर जो वो दे रहा है उसे आप बड़ा ही ऑड फील करते हैं, क्योंकि देखो जब कोई हमसे बार बार कोई रिक्वेस्ट करता है तो हमको बड़ा ही ऑड फील होता है। हम क्या करते हैं कि उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं, मान जाते हैं और उसका जो मोटिव था, वो जो सेल करना चाहता था 1,000 की साड़ी, वो उसका मोटिव अचीव हो जाता है। तो ये टेक्निक है सेकंड टेक्निक। इसमें एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, सर्वेंट आस्किंग फॉर ₹5,000 फर्स्ट एंड देन फॉर ₹500। देखो आपका सर्वेंट है, आपसे कहता है कि मुझे 5,000 रूपए चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती इतने पैसे। तो वो क्या करता है कि चलो 500 रूपए दे दो, मेरा काम मैं 500 रूपए से चलाऊंगा और किसी से लेऊंगा मैं पैसे। तो इस तरह से आप सेकंड रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर जाएंगे क्योंकि 500 रूपए के लिए आप रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये एक कंप्लायंस की टेक्निक है कि किस तरह से पर्सन आपको कन्विंस करता है, आपको परसुएट करता है अपनी रिक्वेस्ट कंप्लाई करवाने के। तो दोनों टेक्निक समझ में आ गई। तीसरी टेक्निक है डेडलाइन टेक्निक। देखो ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, हरी की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। इसमें जो कस्टमर होता है उसे टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, किसी तरह की कोई थिंकिंग और रीजनिंग अप्लाई करने का। इसमें कस्टमर को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है क्योंकि उसके सामने एक टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे रिलायंस ट्रेंड में 50% ऑफ आ रहा है तो यहाँ पर कस्टमर क्या करेगा, वो बहुत हरिडली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बहुत जल्दबाजी करेगा, किसी तरह की वो कोई थिंकिंग अप्लाई नहीं करेगा। और यहाँ पर जो उनका मोटिव है कि वो सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है। वास्तव में इस तरह की कोई सिचुएशन होती नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निक होती है कि किस तरह से कस्टमर को कन्विंस किया जाए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। क्लियर? तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, लास्ट डेट इज अनाउंस्ड, फीलिंग ऑफ हरी एंड इमरजेंसी इज created. Person is made to feel that he has to respond immediately or miss the chance. For example, last day of sale. देखो इसमें क्या होता है कि लास्ट डेट अनाउंस कर दी जाती है
सेल की कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर लो, बाद में आपको जो इसका लिस्ट प्राइस है, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है, उसी पर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरह की बात सुनकर जो कस्टमर होता है वो कन्विंस हो जाता है कि अगर मुझे 50% ऑफ मिल रहा है तो क्यों ना मैं अभी परचेज कर लूं। तो यहाँ पर फीलिंग ऑफ हरी और इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। पर्सन इज मेड टू फील दैट ही हैज टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली और मिस द चांस। अगर पर्सन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी विद इन 2 डेज अगर वह परचेज नहीं करेगा तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देगा। इस वजह से पर्सन बहुत जल्दी से हर्रिडली उस प्रोडक्ट को परचेज करता है ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट डे ऑफ सेल लगा देते हैं वो अपने प्रोडक्ट की और लास्ट डे भी रख देते हैं कि ये जो डेट है ये लास्ट डेट है, इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को आपको ओरिजिनल प्राइस पर सेल करेंगे। तो ये एक कंप्लायंस की टेक्निक है जो कस्टमर को कन्विंस करती है, उसे मोटिवेट करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके प्रोडक्ट को परचेज करे। क्लियर? तो ये 3 कंप्लायंस की टेक्निक है। सामने वाले को किस तरह से वो कंप्लाई करते हैं, किस तरह से वो परसुएट करते हैं कि वो उनकी बात मान जाए। क्लियर? तो कंप्लायंस आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बता रही हूँ ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आवर रिस्पॉन्स टू एन ऑर्डर, वी बिलीव दैट पर्सन इन अथॉरिटी मस्ट बी ओबेड। देखो, ओबीडियंस कंप्लायंस के बिल्कुल अपोजिट है। कंप्लायंस में हम रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं और ओबीडियंस में हम ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सन अथॉरिटी में होता है, जो हमारा बॉस होता है या जो हमसे एज में बड़ा होता है, उसके रिक्वेस्ट को हम मना नहीं कर सकते, उसे हमें मानना होता है, ओबे करना होता है। ये होता है ओबीडियंस। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, फैमिली में कोई एल्डरली पर्सन है, या फिर जैसे पुलिसमैन आपको ऑर्डर दे रहा है तो इनके रिक्वेस्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते, आपको ओबे करना ही होता है। तो ओबीडियंस में क्या होता है कि हम ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं एज पर ऑर्डर। देखो, ओबीडियंस में क्या होता है कि जो पर्सन हमें ऑर्डर देता है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, वो जरूरी नहीं है कि ग्रुप का मेंबर हो, वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पर्सन हाई इन अथॉरिटी है तो हमें उसका ऑर्डर मानना ही होगा, हम उसके ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकते। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग, कि किस तरह से पनिशमेंट का इफेक्ट होता है लर्निंग पर, ही मिलग्राम ने प्रूव करके दिखाया है। देखो, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 पर्सन लिए। एक पर्सन था एक्सपेरिमेंटर, दूसरा था टीचर और तीसरा था लर्नर। पहला कौन था? एक्सपेरिमेंटर, दूसरा है टीचर और तीसरा है लर्नर। देखो, जो एक्सपेरिमेंटर है वो पर्सन हाई इन अथॉरिटी है, यानी वो इंस्ट्रक्शंस देगा और उसके इंस्ट्रक्शन को टीचर फॉलो करेगा। यहाँ जो टीचर है वो है ट्रू सब्जेक्ट और जो लर्नर है वो है कॉन्फिडरेट। देखो, यहाँ पर जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है वो है टीचर, यानी ये एक्सपेरिमेंट टीचर पर कंडक्ट किया गया था। जो लर्नर था ये कॉन्फिडरेट था। कॉन्फिडरेट क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटर का अपना खुद का एसोसिएट था, एक्सपेरिमेंटर का अपना आदमी था। यानी जो लर्नर था वो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा जो एक्सपेरिमेंटर देगा। तो समझ आया? इस एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंटर लिया था, एक टीचर लिया था और एक लर्नर लिया था। अब देखो, जो ट्रू सब्जेक्ट था, यानी जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाना था, वो था टीचर। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर है ये पर्सन हाई इन अथॉरिटी है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस देगा और टीचर को इसकी इंस्ट्रक्शंस माननी है या नहीं माननी, ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ओबीडियंस को चेक किया जा रहा था कि वो एक्सपेरिमेंटर की बात को कितना फॉलो करता है। तो देखो, इंस्ट्रक्शन क्या थी? यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर ने टीचर को बोला था कि आपको कुछ वर्ड्स रीड करने हैं लाउडली, और जो लर्नर है
वो उन वर्ड्स को रिसाइट करेगा और अगर वो कोई एरर कमिट कर देता है, मेक एरर, एरर का मतलब होता है गलती, यानी रिसाइटेशन में अगर वो कोई एरर कमिट कर देता है तो टीचर क्या करेगा, उसको पनिशमेंट देगा और पनिशमेंट क्या होगी, गिव हिम शॉक्स। यानी यहाँ पर जो लर्नर है किसी तरह की कोई मिस्टेक कमिट कर देता है, एरर कमिट कर देता है, यानी जो वर्ड्स टीचर बोल रहा है उन वर्ड्स को उसी तरह वो नहीं बोलता, तो यहाँ पर टीचर उसको पनिश करेगा और उसकी पनिशमेंट क्या होगी कि वो लर्नर को शॉक देगा। लेकिन देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर लर्नर को एक्चुअली किसी तरह का कोई शॉक नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई थी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई थी और उसके शॉक की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी अगर वो बार बार मिस्टेक रिपीट करता है, यानी वो एरर बार बार कमिट करता है तो उसके शॉक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन दी थी एक्सपेरिमेंटर ने टीचर को। तो इस एक्सपेरिमेंट का बेस आपको क्लियर हुआ। देखो इसमें क्या था कि जो टीचर है वो लर्नर को कुछ वर्ड्स रीड करके बोलेगा और लर्नर को भी उन वर्ड्स को रिपीट करके वैसे ही बोलना है। अगर लर्नर किसी तरह की कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक कमिट करता है, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा, उसको पनिशमेंट में शॉक देगा और शॉक की वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा ईच टाइम, यानी अगर वो मिस्टेक रिपीट करता है तो हर बार शॉक बढ़ा दिए जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन दी थी एक्सपेरिमेंटर ने टीचर को। यहाँ जो लर्नर है वो एक्सपेरिमेंटर का अपना खुद का आदमी है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उसको गलत जवाब देना है, यानी जब भी टीचर उससे रीड करने के लिए बोलेगा तो उसको गलत ही पढ़ना है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वो गलत जवाब देगा, उसके जो आंसर होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। तो देखो यहाँ पर टीचर लर्नर से बार बार रीडिंग के लिए बोलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि लर्नर हर बार इनकरेक्ट आंसर देता है। तो एक्सपेरिमेंटर क्या कहता है कि आप शॉक की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओ, यानी हर बार जो लर्नर मिस्टेक कर रहा है, एरर कमिट कर रहा है, तो आप जो शॉक दे रहे हो उसको इंक्रीज करते जाओ। यहाँ टीचर एक्सपेरिमेंटर के ऑर्डर्स को ओबे करता है। देखो जो एक्सपेरिमेंटर है वो हाई अथॉरिटी है, वो पर्सन एक अननोन पर्सन होते हुए भी टीचर उसके ऑर्डर्स को ओबे कर रहा है। यही एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था कि देखो पर्सन चाहे अननोन हो, लेकिन अगर वो हाई इन अथॉरिटी है तो हमें उसके ऑर्डर्स को, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो जो टीचर था वो क्या कर रहा था कि हर बार उसके शॉक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता जा रहा था। लेकिन देखो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो शॉक बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो डायलेमा में है, यानी वो कंफ्यूज्ड है, वो सोच रहा है कि मैं आगे शॉक की स्ट्रेंथ इंक्रीज करूं या नहीं करूं। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि इन ऑल 65% शॉट टोटल ओबीडियंस, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें 65% टीचर्स ने ओबीडियंस दिखाया अपने एक्सपेरिमेंटर के लिए, यानी वो उस पर्सन के लिए जो लर्नर था उसके लिए हर बार शॉक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते गए। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटर को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आगे हम शॉक को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस सेशन को यही एंड कर दिया जाए। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि चाहे पर्सन अननोन हो, स्ट्रेंजर हो, लेकिन अगर वो पर्सन हाई इन अथॉरिटी है तो हमें उसके इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। अब देखो क्या रीजन है ओबीडियंस के। अब मैं आपको 4 रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम ओबे क्यों करते हैं, किस वजह से हम ओबीडियंस एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट रीजन इज पीपल कैरी आउट ऑर्डर्स एंड डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यूजुअली क्या होता है कि लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देखो अगर इस एक्सपेरिमेंट में अगर लर्नर को कुछ हो जाता है तो टीचर यहाँ पर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा,
क्योंकि वो कहेगा कि मुझे तो इंस्ट्रक्शन मिली थी एक्सपेरिमेंटर से, यानी जैसा एक्सपेरिमेंटर ने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी पर्सन अपने आप को एक्ट के लिए, एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, इस वजह से ओबीडियंस टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी पजेस सिंबल ऑफ स्टेटस। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन हायर इन अथॉरिटी है उसे आप डिफाई नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज आपके बॉस ने आपको ओवरटाइम करने के लिए बोला है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि वो पर्सन हायर इन अथॉरिटी है और उसके पास एक स्टेटस का सिंबल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट टू वर्क एंड कमिटमेंट फॉर अथॉरिटी। देखो, आप फुली कमिटेड होते हैं अपने काम के लिए, तब भी आप ओबीडियंस एक्सप्रेस करते हैं। जो काम आप करने आते हैं उसके लिए आप फुली डेडिकेटेड होते हैं। तो जो आपके हायर अथॉरिटी पर्सन होते हैं सबसे पहले आपसे छोटे छोटे काम करवाते हैं और बाद में क्या होता है वो आपको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं और आप चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकते। तो यही होता है कि आप कमिटेड होते हैं, आपका ओपिनियन क्या होता है कि हम यहाँ काम करने आए हैं, हमारी ड्यूटी बनती है अपनी अथॉरिटी के लिए ओबे एक्सप्रेस करने की। तो यहाँ आप बिल्कुल भी डिफाई नहीं कर पाते, आप रिफ्यूज नहीं कर पाते और आप ओबीडियंस एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग इमरजेंसी सिचुएशन। देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि आपको ऑर्डर्स को ओबे करना ही होता है। जैसे पुलिस ऑर्डर टू कंट्रोल वायलेंट ग्रुप, तो वो क्या करते हैं? यूज ऑफ टीयर गैस, लाठी चार्ज एंड फायरिंग। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है थिंकिंग अप्लाई करने के लिए। जैसे ऑर्डर्स हमें मिलते हैं उन ऑर्डर्स को हमें ओबे करना होता है। जैसे पुलिस ने ऑर्डर किया कि वायलेंट ग्रुप को कंट्रोल करो, अब जैसे ही ऑर्डर मिला तो यहाँ पर टीयर गैस का यूज होना शुरू हो गया, लाठी चार्ज शुरू कर दी और फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था कि ऑर्डर को ओबे करना है, बाय हुक और बाय क्रुक इस वायलेंट ग्रुप को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर वो सोचते नहीं है कि किस तरह से वो कंट्रोल करेंगे। वो कई बार इस तरह की एक्टिविटीज भी अप्लाई करते हैं जो रेलेवेंट नहीं होती, जैसे वो फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। क्लियर? तो ओबीडियंस के ये 4 रीजन थे और मैंने आपको मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कंप्लायंस और ओबीडियंस ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, कंप्लायंस और ओबीडियंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है वो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको बेस अच्छे से क्लियर होगा तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि इनके मीनिंग और कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि क्या कंप्लायंस होता है और क्या ओबीडियंस होता है। क्लियर? प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।